सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। आपको मज़ीद कितना वक्त चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए कि क्या अगर ये नहीं होगा तो आप नई पॉलिसी लेके आएंगे, नई स्ट्रेटजी लाएंगे मिलके? तो चेयरमैन साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ, जितनी क्रिकेट खेली है, आज तक किसी चेयरमैन ने इतना टाइम किसी को नहीं दिया जितना आपने फ्री हैंड दिया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट ठीक कर लें। आपको इसका क्रेडिट जाता है। अगर अब भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी तो क्या आप उन जिम्मेदारान को पूछेंगे कि यार आपको इतनी पॉलिसीज, इतना टाइम दे दिया और क्रिकेट ठीक नहीं हो रही? थैंक यू। ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आकिब जवेद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाह रहा था। एंड आई एम हैप्पी कि ये सवाल फाइनली पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के सामने आकिब जवेद से पूछा गया है कि आपको और कितना टाइम लगेगा। आपने 7-8 साल लाहौर कलंदर के साथ काम किया है। आप पिछले 3-4 साल से लगातार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं और जितना फ्री हैंड, जितना आजादी के साथ आपको काम करने की इजाजत है, इतना पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी बंदे को फ्री हैंड नहीं मिला। और आपके टेन्योर में जितनी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे आई है उसकी भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। मतलब जितना फ्री हैंड आकिब जवेद को दिया गया है उतने ही पाकिस्तान क्रिकेट नीचे आ रही है। और अब हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन यही सवाल पूछना चाह रहा है कि आपको और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले 3 साल में आपने क्रिकेट को नीचे ही लगाया है, ऊपर नहीं उठाया। आप हर 6 माह बाद नई पॉलिसी तो बना देते हैं जिसका पैकेट नया होता है और अंदर से चूरन वही पुराना निकलता है। अब जो नई पॉलिसी बनाई गई है वो अपनी समझ से तो बाहर है, जिसमें प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बड़ी अजीब बात की कि पाकिस्तान टीम बायलैटरल सीरीज में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे प्लेयर्स जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उसमें कोलैब करते हैं। कोलैब करने की रीजन क्या है वो भी आपको बताएंगे। और नंबर 3, अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल और फिटनेस टेस्ट लेने के बाद दिया जाएगा और डोमेस्टिक में ए ग्रेड मिलने के बाद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? क्या शाहीन शाह अफरीदी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? क्या नसीम शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? क्या हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? क्योंकि ये लोग पिछले 3-4 साल से ना तो डोमेस्टिक खेल रहे हैं और ना ही इनका फिटनेस लेवल उतना अच्छा है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले। और जब ये सवाल पाकिस्तान टीम के डॉक्टर से पूछा गया कि आपके ख्याल में, आपने क्रिकेट के ऊपर क्रिकेटर्स के साथ बहुत ज्यादा काम किया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फिटनेस मैच करती है? तो उनका जवाब यह था कि मेरे माइंड में जो फिटनेस लेवल है पाकिस्तानी क्रिकेटर उससे टू लो है, उससे कहीं लो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की फिटनेस है। और यही रीजन है कि आज पाकिस्तान टीम का ये हाल है। एंड बाय द वे, जो प्लेयर्स अपनी फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं वो सारे प्लेयर्स आपकी टीम से बाहर हैं। अगर तो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फिटनेस और मेडिकल को लेकर देना है और उसके बाद आपने डोमेस्टिक खिलाना है तो फिर आपके नाम निहाल सुपरस्टार्स को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होगा आप देखेंगे कि ये सारे इश्तिहारी सुपरस्टार आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। ना कोई डोमेस्टिक खेलेगा, ना किसी की फिटनेस इंप्रूव होगी, क्योंकि ये चंद लोगों के लिए क्राइटेरिया है जो इनके चहीते हैं। लाइक शाहीन शाह अफरीदी जिसकी पेस 130 की है, उसको कोई पूछेगा ही नहीं। मेरा मसला सिर्फ शाहीन, शादाब, हारिस ये सारे नहीं है। मेरा मसला पूरी पाकिस्तान टीम है कि हमने कैसे पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाना है। एंड सेकेंडली, जो सवाल, जो जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए मोहसिन नकवी साहब को कि हमारी टीम बायलैटरल सीरीज में तो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आता है हमारी टीम को लैब क्यों करती है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सर, अभी तक अगर आपको ये चीज पता नहीं चली तो आई थिंक आपको पीसीबी चेयरमैन होने का कोई हक नहीं है। एंड आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं और आपके पास क्रिकेट को चलाने के लिए इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आपका शुमार पाकिस्तान के उन 2-3 लोगों में होता है जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। और आपने जिन लोगों के हाथ में क्रिकेट दी हुई है वो आपको ठीक तरह से गाइड ही नहीं कर रहे। अगर आपको वो ठीक तरह से गाइड कर रहे होते तो वो आपको बताते कि बायलैटरल सीरीज में कोई भी टीम अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड पाकिस्तान भेजती ही नहीं है। इवन के उनके 3-4 प्लेयर जो उनकी मेन टीम है उसका पार्ट होते हैं, बाकी 7-8 नए प्लेयर पाकिस्तान आते हैं
और हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उनके सामने खिलाते हैं और उनको मैच हरा देते हैं। लेकिन जब यही टीम इवेंट में आती है तो सामना उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ होता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई है, उनके सिर्फ 4 प्लेयर्स उनके ओडीआई टीम का हिस्सा पे जो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, बाकी 7 से 8 प्लेयर उनकी टीम का पार्ट ही नहीं होंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो आप कैसे उनको बीट करेंगे? जब उनकी 100% टीम आपके सामने आएगी तो आप कभी भी कंपीट नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली, जैसे विकेट आप अपने घर में बना रहे हैं, आप चाहे पाकिस्तान में इंडिया को भी बना रहे हैं, आप शायद उसको भी हरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर की बात है, शायद आप उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को भी हरा देंगे, क्योंकि जितनी गंदी विकेटें पाकिस्तान बनाना स्टार्ट हो गया है। ये काम आज से 10 साल पहले बांग्लादेश कर रहा था और बांग्लादेश टीम कहीं पर भी नजर नहीं आती थी। वो बायलैटरल सीरीज तो जीते थे, लाइक इंडिया आखिरी 2 सीरीज बांग्लादेश में हारा हुआ है। न्यूजीलैंड को बांग्लादेश अपने घर में हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान को हराया। कोई भी टीम उनके घर से जीत कर नहीं आती थी। लेकिन वही बांग्लादेश जब किसी बड़े टूर्नामेंट में आती थी तो सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होती थी। जस्ट लाइक पाकिस्तान, हम अपने घर में स्पिन ट्रैक बनाते हैं जहां बाल घुटने से ऊपर आती ही नहीं है, और हम अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं, वो यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं और हम किसी ना किसी तरीके बायलैटरल सीरीज तो जीत ही आते हैं। लेकिन जब हमारा सामना उन्हीं टीमों के साथ किसी बड़े टूर्नामेंट में होता है तो हमारी टीम कोलैप करती है। बेसिकली वो कोलैप नहीं है, इनके अंदर कैपेबिलिटी इतनी है, इनके अंदर कैपेसिटी इतनी है, और आपने इनके अंदर डाला ही ये कुछ है कि आपने अपने घर में हराना है, चाहे आप बाहर जीते ना जीते। अब 2 दिन पहले जो आकिब जवेद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पाकिस्तान टीम का क्राइटेरिया बताया गया कि अगर हम बायलैटरल सीरीज नहीं जीतेंगे तो हम शायद ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। यह सबसे बड़ा झूठ था। पाकिस्तान टीम आज तक ओडीआई फॉर्मेट में कभी भी क्वालिफायर नहीं खेली और ना ही खेलेगी। हाँ, लेकिन जब तक आकिब जवेद है मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जैसी अप्रोच इनके पास है, जैसी सोच इनके पास है, ये वो वक्त बहुत जल्द लेके आएंगे कि पाकिस्तान टीम आपको क्वालिफायर राउंड खेलती नजर आएगी। जस्ट लाइक बांग्लादेश आज क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा है और उसने क्वालिफाई नहीं किया हुआ 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के, उसके बावजूद उसने अपने घर में अच्छी विकेटें बनाई हैं। वो विकेटें जिसमें ओडीआई मैच में 250-300 हो रहा है और मैच फंस रहा है। और पाकिस्तान में कैसी विकेटें बनाई गई थी जिसमें 157 रन, ये T20 का स्कोर है, और पाकिस्तान टीम ने ओडीआई में मैच फंसाया हुआ था। जब आप इतनी गंदी विकेटें बनाएंगे तो आप ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड ही खेलेंगे। अगर बांग्लादेश अपने घर में सबको हराने के बावजूद आज क्वालिफाइंग ग्राउंड खेल रही है तो उसकी रीजन सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने घर में अच्छी विकेटें नहीं बनाई। वो अपने घर में तो शेर थे जस्ट लाइक पाकिस्तान, लेकिन घर से बाहर जाते ही हम डेर हो जाते थे। तो पीसीबी चेयरमैन को ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है और उनके नॉलेज में ये होना चाहिए कि हम कैसी विकेटें बना रहे हैं और क्या हम दुनिया की बाकी टीम को मैच कर रहे हैं, क्या हम उनके साथ कंपीट कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि आप दुनियाई क्रिकेट में, बल्कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स में जो बॉलर्स के लिए ग्राउंड माने जाते थे, वहां पर भी बैटिंग पिचेस बनना स्टार्ट हुई है कि क्रिकेट अब एक एंटरटेनमेंट का नाम रह गया है। और जब तक क्रिकेट में बैट्समैन रन्स नहीं करता, जब तक वो छक्के चौके नहीं मारता, अगर आपकी टीम 150 पर आउट हो गई है, तमाशाई ने 4 घंटे बैठने के पैसे भरे और मैच 1 घंटे में खत्म हो गया है, तो वो एंटरटेन नहीं होगा। आप इंडिया की हर बार एग्जांपल देते हैं कि इंडिया इतना ऊपर क्यों जा रही है, तो उसके सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि इंडिया अपने घर में फ्लैट ट्रैक बनाता है, वो अपने घर में बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाता है। इसीलिए तो इंडिया में हर दिन नया से नया टैलेंट आ रहा है, नया से नया बैट्समैन आ रहा है और वो दुनियाई क्रिकेट में रूल्ड आउट कर रहा है, क्योंकि वो अपने घर में ऐसी विकेटें बनाते हैं कि उनके प्लेयर की बेस बनती है, वो अपने प्लेयर को सॉलिड बनाते हैं। और हम अपने घर में ऐसी विकेटें बनाते हैं कि अगर आप द ग्रेट जवेद मियांदाद को लें, इंजमामुल हक को लें, तो शायद वो भी आपके सामने हाथ बांध लेंगे, भाई साहब ये कौन सी विकेटें हैं। हमने अपने पूरे कैरियर में इतनी गंदी विकेटों पर बैटिंग नहीं की जितनी गंदी विकेटें आज आप पाकिस्तान में बना रहे हैं। और यही रीजन है कि पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है, और अगर ये आने वाले 5 सालों में 5 पॉइंट इकट्ठे करते हैं तो फिर कजाफी स्टेडियम को 1 साल का बैन भी लग सकता है। ये किया है हमारे चहीते आकिब जवेद ने, जिसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अगर आपने नई पॉलिसी बना दी है तो सवाल मेरा भी वही है जो इस जर्नलिस्ट ने पूछा है कि इस पॉलिसी के बाद अगर पाकिस्तान टीम ऊपर नहीं जाएगी, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो क्या पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी आकिब जवेद को, माइक हैसन को और जो लोग उनके साथ सिलेक्शन कमेटी में हैं, क्या उनसे पूछेंगे
कि भाई साहब अब आप बताएं, अब तो आपने नई पॉलिसी बना ली थी लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान प्लेयर्स फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इनसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपने पिछले 3 साल में अगर ये पूछा होता तो आज पाकिस्तान टीम का ये हाल ना होता। बल्कि पूछना तो दूर, जितनी हालत पाकिस्तान टीम की गंदी कर दी गई है, मैं तो कहता हूं कि इनका एहतसाब होना चाहिए, इनके ऊपर एक कमेटी बनाना चाहिए और इनके सारे हिसाब किताब पूछने चाहिए कि आपने किस बिहाफ पर कामरान गुलाम को भाई बिठाया, जिसने 100 किया, 50 किया, और आपने 2 दिन पहले बात यह की कि वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, वो हमारे साथ चलने वाला प्लेयर नहीं है। मतलब आकिब जावेद को वो प्लेयर चाहिए जो यस बॉस बोले, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो इनके साथ चल सके, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फायदेमंद हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क ये पड़ता है कि जो प्लेयर आकिब जावेद के साथ चल सकता है, जो इनके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। मतलब क्या कामरान गुलाम की एज 45 साल है, क्या उसकी एज 40 साल है, जो आपके वो लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ रेड बॉल खेलता था, उसने रेड बॉल में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। आपने बोला कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट का प्लेयर है, उसने व्हाइट बॉल में आया, उसने ओडीआई में अच्छा परफॉर्म किया, अपने डेब्यू पर शो किया, नीचे खेलते हुए साउथ अफ्रीका में 30-50 किया, आई थिंक 130-40 के स्ट्राइक रेट से साउथ अफ्रीका में 50 किया। बाबर आजम के प्लेसमेंट बन के पाकिस्तान टीम में आया, लेकिन बाबर आजम आते ही उसको पाकिस्तान टीम से ऐसे दूर किया गया है जैसे वो खेलना डिजर्व नहीं करता था। एंड रिसेंटली कामरान गुलाम ने नेशनल T20 कप में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 200 की एवरेज के साथ, 170 के स्ट्राइक रेट के साथ वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना है। लेकिन आपके वो लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा नहीं है। तो कोई पूछे आकिब जावेद से कि आप किस बिहाफ पर ये बात करते हैं। नंबर 3, जो पाकिस्तान के डॉक्टर जावेद मुगल ने एक बात की कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का हर 4 माह बाद फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, इनका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपने शायद कुछ गलत किया है, क्योंकि इससे पहले हर सीरीज से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स का मेडिकल और फिटनेस टेस्ट लिया जाता था। अगर वो हर सीरीज से पहले मेडिकल और फिटनेस टेस्ट देने के बाद इतनी गंदी फिटनेस लिए बैठे हैं, तो जब यही टेस्ट 4 माह बाद होगा तो आप अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स की फिटनेस का हाल क्या होगा। मतलब जब उनको पता होगा कि फलां डेट को हमने फिटनेस टेस्ट देना है, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते ट्रेनिंग करेंगे, फिटनेस टेस्ट पास करेंगे और उसके बाद फिर वही लटकते हुए पेट, हैमस्ट्रिंग इंजरीज और पता नहीं कैसी कैसी इंजरीज को कैरी करेंगे और पाकिस्तान टीम के साथ लगातार खेलेंगे भी। मतलब जो प्लेयर्स हर दूसरे महीने टेस्ट देने के बाद ऐसी गंदी फिटनेस लिए बैठे हैं, अगर आप उनका 4 माह बाद टेस्ट लेंगे तो उनका क्या ही हाल होगा। और मुझे बड़ा पसंद है एक सहाफी का सवाल कि जब पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट लिए जाते थे तो मीडिया इन्वाइटेड होता था, उनके सामने फिटनेस टेस्ट होते थे और दूध का दूध पानी का पानी होता था, पूरा पाकिस्तान देखता था कि किस प्लेयर की फिटनेस का क्या हाल है। लेकिन आपने बैन किया तो इसका जवाब डॉक्टर जावेद मुगल ने यह दिया कि हम अपने प्लेयर्स की प्राइवेसी को खराब करना नहीं चाहते, हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। भाई साहब, दुनिया के जितने भी क्रिकेट टीम में उनकी फिटनेस पाकिस्तानी प्लेयर से कहीं अच्छी है और वो सारे बताते हैं कि किस प्लेयर ने फिटनेस टेस्ट पास किया है, किसने नहीं किया, किसके कितने नंबर्स हैं। और आप इतनी गंदी फिटनेस वाले प्लेयर्स की भी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों? जब इनके टेस्ट पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने होंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इनके टेस्ट लाइव आने चाहिए, पूरा पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस देखें कि उनके चहीते प्लेयर्स जो बाबर आजम को लाइक करता है, शाहीन को लाइक करता है, शादाब को लाइक करता है, हारिस रऊफ को लाइक करता है, उनके सामने टेस्ट हो और उनको दूध का दूध पानी का पानी हो कि हम जिन प्लेयर्स को लाइक करते हैं उनकी फिटनेस का क्या हाल है। और फिर वो इनसे हिसाब मांगेंगे, भाई साहब आप इतनी गंदी फिटनेस के साथ कैसे पाकिस्तान टीम में खेलना डिजर्व करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कैटेगरीज 5 बनाई गई हैं, इसमें नंबर 1 कैटेगरी को नाम दिया गया है A-B कैटेगरी का, जिसमें वो प्लेयर्स आएंगे जो टेस्ट और ओडीआई खेलेंगे। नंबर 2 पे A कैटेगरी है, जिसमें सिर्फ वो प्लेयर आएंगे जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट होंगे। एंड मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मीटिंग की सबसे अच्छी बात यही लगी है कि आपने टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए एक अलग से कैटेगरी रखी है। मतलब जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट ही खेल दें, लाइक अब्दुल्ला फजल है, अजान वैसा, कामरान गुलाम है, जो आपके टेस्ट प्योरिटी तो हैं लेकिन ओडीआई में या T20 में आप उनको वैसे साथ लेकर चलना नहीं चाहते, तो उनके लिए भी तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। और फाइनली उनके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है और वो काउंटी क्रिकेट भी खेल सकते हैं। मतलब टेस्ट भी खेलेंगे, अपनी टेस्ट टेक्निक के ऊपर भी काम करेंगे, पाकिस्तान टीम के परमानेंट मेंबर भी होंगे और वो फ्री टाइम में इंग्लैंड, श्रीलंका, किसी भी कंट्री में जाकर
काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं, 4 डे क्रिकेट खेल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, नंबर 3 पे है BC कैटेगरी, जिसमें आपके ODI और T20 के प्लेयर्स होंगे। और नंबर 4 पे है आपकी C कैटेगरी, जिसमें T20 और फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट आपको नजर आएंगे। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा प्लेयर आपको इसी कैटेगरी में नजर आएंगे, क्योंकि आजकल हर प्लेयर T20 खेलना चाहता है, फ्रेंचाइज खेलना चाहता है, क्योंकि बहुत कम अरसे में आप बहुत ज़्यादा फेम हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। और शायद अब पाकिस्तान वो सिस्टम बनाएगा जैसा न्यूजीलैंड में है कि आपके प्लेयर्स आपको बड़ी सीरीज के लिए चाहिए, बाकी वो आपके प्लेयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे और आप उनको रोक नहीं सकेंगे। जैसे ट्रेंट बोल के साथ है, जैसे ग्लेन फिलिप्स है, जैसे उनका फिन एलन है। जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है वो अपने प्लेयर्स को बुलाते हैं, अदरवाइज उनके पास फुली इख्तियार है कि वो जब चाहें जो चाहें जिस भी लीग के साथ चाहें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका NOC नहीं रोका जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, D कैटेगरी में आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लिया गया है, जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो रीजनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन चंद प्लेयर्स को D कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको मंथली पे किया जाएगा। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है, तो ऐसा नहीं है। आज से 10 साल पहले, बल्कि 15 साल पहले भी ये रिवाज पाकिस्तान में था कि जो आपके डोमेस्टिक अच्छे प्लेयर्स थे, जो अंडर 19 पाकिस्तान A लेवल पर खेल रहे थे, जो पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार थे, उनको मंथली पे किया जाता था। बल्कि मुझे याद है कि 2012-13 में बाबर आजम, इमामुल हक और भी काफ़ी प्लेयर्स को मंथली 80-90 हज़ार या 1 लाख के करीब पे किया जाता था। मतलब 2013 में 1 लाख की वैल्यू आज के 10 लाख के बराबर है, तो उनको अच्छा खासा पे किया जाता था। और अब डोमेस्टिक के प्लेयर्स को अच्छा खासा पे किया जाएगा, ताकि वो अपने प्रोटीन का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। उनको जो भी इक्विपमेंट चाहिए, बैट चाहिए, ग्रिपर चाहिए, पैड चाहिए, तो वो आसानी के साथ बाय कर सकें और अपना फोकस क्रिकेट पर ज़्यादा रखें, ताकि उनके मामला भी चलते रहें और वो क्रिकेट को अच्छे तरीके से आगे लेकर भी चलें। लेकिन इन सब के साथ जो एक चीज़ मेंशन की गई है वो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं प्लेयर्स को मिलेगा जो मेडिकल और फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे। तो मेरा सवाल एंड पे सिर्फ यही है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को ऐसी फिटनेस के साथ 130 की पेस के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए? क्या शादाब खान, जो साल में सिर्फ 2 डोमेस्टिक मैच खेलता है, वो भी अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए, जो बिग बैश के लिए 14 दिन पहले आता है लेकिन डोमेस्टिक नहीं खेलता, जो पिछले 4 साल से डोमेस्टिक नहीं खेल रहा और पाकिस्तान टीम में कम बैक हो गया है, क्या उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? क्या हारिस रऊफ, जो बिग बैश को प्रेफर करता है, जो पाकिस्तान से रेड बॉल नहीं खेल जाता, क्या उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? तो इसका जवाब शायद हाँ है, क्योंकि आपने एक अलग से कैटेगरी बना दी है कि T20 क्रिकेट एंड स्पेशलिस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट जो प्लेयर खेलेंगे उनके लिए आपने अलग से कैटेगरी बनाई है। और शायद इसी कैटेगरी में आपको शादाब खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और बहुत से प्लेयर्स नजर आएंगे। लेकिन आई थिंक इस कैटेगरी में आपको वो प्लेयर्स भी इंक्लूड करने हैं जिनको आपने पाकिस्तान टीम से साइड पे किया होगा, लाइक हसन नवाज है, लाइक मोहम्मद हारिस है, लाइक रुहेल नज़ीर है, लाइक फैसल अकरम है, सुफियान मुकीम है। आपके वो यंगस्टर हैं जो सिर्फ T20 खेल रहे हैं, जो आपके सिर्फ T20 प्लान्स का हिस्सा हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त में तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। आपको उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खिलानी है, ताकि वो दुनिया के बाकी प्लेयर्स के साथ जाकर कम्पीट करें और अपने आप को एक अच्छा क्रिकेटर्स बनाकर सामने लाएं और पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करें। बाकी दोस्तों, इस पॉलिसी के ऊपर आपकी क्या राय है और क्या आने वाले वक्त में यह पॉलिसी पाकिस्तान टीम के काम आएगी, और क्या आकिब जवेद आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाएंगे या फिर मजीद नीचे दलदल में धकेलेंगे और तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई ऊपर लाने वाला भी नहीं होगा? तो आई थिंक PCB चेयरमैन को अब एहतसाब भी करना होगा, इन जिम्मेदारान से पूछना भी होगा कि आप कर क्या रहे हैं।